हाय स्टूडेंट्स, केडीसी न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक क्लास आपको दी थी। तो बेसिक क्लास से आपने अपना बेस थोड़ा क्लियर किया होगा, बट थोड़ी सी पढ़ने की आदत आपको पड़ी होगी। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो जो लाया हूँ, इस वीडियो में मेरा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो इसमें जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो मेरा रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। तो मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूँ सभी बच्चों से। देखो भाई, पहली बात तो ये कि सभी लोग अपना नोट्स बना लेना। ठीक है। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने शॉर्ट में हर चीज़ को डिफ़ाइन करने की। तो नोट्स बनाना ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल सके। और मैं हर जगह जिस टॉपिक में क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा मैं उस तरह से डिफ़ाइन करता चलूँगा। और दूसरी बात, जब कोई टॉपिक मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो मैं उसे आपको बता के चलूँगा कि मेरा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इस सारे टॉपिक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो हो सकता है मुझे कोई रफ करना पड़ जाए, कुछ नया टॉपिक बीच में लाना पड़ जाए। तो उससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं। मेरा पहला ही टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है मेरा पहला टॉपिक? रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, पदार्थ के गुण और संगठन तथा संरचना क्या हो जाती है भैया, बदल जाती है। क्या हो जाती है भैया? बदल जाती है। चलो एक बात मैं आपको इमेजिंग करके दिखाता हूँ। आप पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा इरिटेट होते हैं कि पता नहीं कैसे होता है, तो थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ, आपका घरेलू एग्जाम्पल आता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, घर पर तो सभी देखते हैं दूध वगैरह। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम दूध को ज़्यादा समय तक ऐसे ही रखा रहने देते हैं, उसमें को या तो उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं या फिर उसमें सोडा डालकर गर्म नहीं करते हैं, तो 12 घंटे बाद लगभग हमारे फ्रिज विदाउट फ्रिज के दूध को अगर हम बाहर रख दें जाली वगैरह में और गर्मी ज़्यादा है, तो हम क्या देखते हैं कि दूध फट जाता है या दूध बैठ जाता है, कहते हैं देसी भाषा में। तो इसका मतलब होता क्या है कि मेरा जो दूध था जब पहली कंडीशन में था तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो गया है, उसकी संरचना के साथ उसका संगठन बदल गया है। क्या हो गया है? संगठन बदल गया है। अब उसका जो संगठन बदला है तो उससे हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है पदार्थ की संगठन और संरचना और गुणों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जब किसी पदार्थ के अंदर, एक बात और भी ध्यान देंगे, जब किसी पदार्थ के अंदर उसके गुणों में या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, मतलब मैं बात कर सकता हूँ तो डेफिनेशन में ये तो सभी को मैंने पहले भी बताई है। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैंने इंडिकेट किया है थोड़ा स्पेशल में, क्योंकि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। बिल्कुल भाई, सही बात है। पदार्थों के रासायनिक गुण जो बदलते हैं, उन गुणों को ही हम क्या कहते हैं, जिस प्रकार पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं उसे मैं कहता हूं रासायनिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन हम दैनिक जीवन में बहुत देखते हैं। जैसे कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, मतलब भोजन का पचना। दूसरी बात अगर हम बात करें, हमने देखा है हमारे आसपास जो कभी कभी ऐसा होता है कि नमी के संपर्क में आकर जो आयरन की वस्तुएं होती हैं, आपके घर पर भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, उन पर अक्सर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो मैं कह सकता हूं आयरन की वस्तुओं पर जंग का लगना। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्या भाई, हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद वापस सांस हमारा बाहर खींचने के बाद बाहर भी आता है, तो सांस का लेना। तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं इनको मैं क्या बोलता हूं भैया, रासायनिक परिवर्तन। तो जरा ध्यान देंगे, मैं भी कुछ चीज़ लेके आया हूं यहाँ पर गैला गैल। भोजन का पचना, सांस का लेना,
कोयले का जलना, लोहे पर जंग का लगना, ये सब क्या है भैया? रासायनिक परिवर्तन है। ये एक ही परिवर्तन नहीं, मैं कहता हूँ 4 परिवर्तन नहीं, बहुत परिवर्तन ऐसे होते हैं। बस मैं आपको समझाने के लिए ये 4 पॉइंट लाया हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन का पता हमें कैसे चलता है। तो रासायनिक परिवर्तन का पता लगाने के लिए हमारा मेन पॉइंट होता है उसके लक्षण। जब तक हमें लक्षण नहीं पता होंगे तब तक हमें रासायनिक परिवर्तन पता नहीं चलेगा। पहला टर्म्स, सबसे पहला टर्म्स मैं कहता हूं आपसे कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो हमें पहला अभिलक्षण क्या बताता है, आप लोग देखो, मैं आपके घरेलू ही एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लो सपोज करो आपने दूध के अंदर, जो मैं दूध वाला एग्जाम्पल अभी पहले लेके चला था, जब शाम को आपने दूध का टेस्ट किया था तो वो कुछ और था, लेकिन मॉर्निंग टाइम में जब आपका दूध, शाम को आपने रखा, मॉर्निंग टाइम में जब आपने दूध को देखा, गर्मी ज़्यादा होने के कारण उसका जो कंपोजिशन चेंज हुआ, उसका जो संगठन चेंज हुआ, तो आप उसका टेस्ट देखना। उसका टेस्ट देखने का मतलब उसे पीना नहीं है, हल्का सा टेस्ट कैसे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सीधा सीधा, वैसे कि मेरी केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है कि कभी किसी भी अनजान चीज़ को इस तरह से चखना नहीं चाहिए। बट दूध हमारे आसपास सभी के पास होता है, तो दूध का कोई एग्जाम्पल इतना खतरनाक नहीं है, बट किसी केमिकल पदार्थ को चक्कर नहीं देखना चाहिए, दूध को हम चक्कर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे किसी पदार्थ के, पहला करैक्टर क्या आता है, जब किसी पदार्थ के अंदर क्या होता है, उसके स्वाद में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। क्या जाए भैया? स्वाद में परिवर्तन आ जाए, तो बिल्कुल पक्का पहला लक्षण हमें समझ में आता है। जैसे कि हमने कहा दूसरी चीज़, अवस्था का परिवर्तन, तो मैं पहले ही बता चुका था आपको। अवस्था का मतलब था जो पहली कंडीशन थी उसकी अवस्था कुछ और थी, दूसरी कंडीशन में अवस्था कुछ और आई है। अगला टर्म्स मेरा क्या कहता है कि या तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और पीएच में परिवर्तन होता है। मेरे टर्म्स क्या बताते हैं? अवस्था में परिवर्तन नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए हैं। रंग में परिवर्तन, रंग परिवर्तन का मतलब है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दैनिक जीवन में खूब देखते होंगे जहां रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? रंग में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट बात, अगर मैं कहता हूँ गैसों का उत्सर्जन, हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। लाइक दिस, एक एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का भी मैं आगे चर्चा करूँगा उस पर, ठीक है, थोड़ा इधर की तरफ है अभी। तो गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, जैसे कि आप लोग मानो चूना आप मार्केट से लाए हैं, मैंने पिछले भी जिक्र किया था वीडियो में, चूने के अंदर आपने थोड़ा सा पानी मिला लिया, तो जैसे ही चूने में पानी मिलाते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि चूने में पानी मिलाने से पहले बिल्कुल नॉर्मल ताप था, उसका टेम्परेचर था, बट जैसे ही आपने चूना मिलाया तो थोड़ी देर बाद अगर आप पात्र को टच करोगे, जिस पात्र के अंदर उसको रखा गया है, तो वो सारा पात्र हमारा क्या हो जाएगा भैया? टोटल पात्र सारा क्या हो जाएगा मेरा? वार्म हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है भैया? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसका पता किससे चला हमें? कि उसके अंदर ताप में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात मैं करता हूं। अगला कहता है पीएच में परिवर्तन, और पीएच में परिवर्तन का अनुमान हम ऐसे नहीं लगा सकते। पीएच में परिवर्तन का पता हम किससे लगाएंगे भैया? या तो पीएच पेपर से लगाएंगे या पीएच इंडिकेटर से लगाएंगे। ये पीएच पेपर, पीएच इंडिकेटर होता क्या है, इसके बारे में हम कहाँ जानेंगे भैया? नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा एसिड एंड बेस, ठीक है। तो चलिए भाई, ये पॉइंट तो सबको समझ में आया होगा, इसका फिर क्लोज से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। मैं अब आगे चलता हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण सबको पता चल गए होंगे, और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी आपको पता चला होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक क्या होगा मेरा भैया? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मैं चाहता हूं एक वाक्य के रूप में लिखना। जब मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखूंगा तो थोड़ी आसानी होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर मैं किसके रूप में लिखता हूं? वाक्य के रूप में। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे भी कह सकता हूं मैं, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, बट हम क्या चाहते हैं? उसको संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं। किसके रूप में लिखना चाहते हैं भैया? संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं। तो संक्षिप्त रूप में लिखा ही हमारा क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शब्द समीकरण। तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा, और उस रफ करने के लिए मैं इधर से रफ कर रहा हूं इसको। तो मुझे एक बात बतानी है आपको। चलिए, आपके इसमें
एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी कौन सी है हमारी भैया 1.1। 1.1 एक्टिविटी में ये मेरा बर्नर है, क्या है भैया मेरा ये बर्नर है। बर्नर का मतलब लैब में सब लोग जाएंगे तब देखेंगे, जो बर्नर होता है तो उससे हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करने में, जलाने में यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस बर्नर पर क्या करता हूँ, एक मैं रिबन लेके आ रहा हूँ। रिबन का एक टुकड़ा है जिसको मैंने चिमटी से पकड़ा है, ठीक है, थोड़ा मेरी ड्राइंग ऐसी है, तो मैंने इसे हाथ से चिमटी से पकड़ा है और चिमटी से पकड़कर मैं इसको जलाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिविटी पहले सही से पढ़ना और सारा आंसर मैं यहीं दे दूंगा, एक्टिविटी समझ में आएगी। मैंने क्या किया है, रिबन के टुकड़े को उठाया है और पहले उसे रेगमार से साफ किया है। और साफ क्यों किया है, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है जो वायु से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो ऑक्साइड की परत बनने के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेगमार से वो ऑक्साइड की परत को हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद तब मैं उसे क्या करता हूँ, बर्न करता हूँ। अब जैसे ही मैं बर्न करता हूँ तो इससे मुझे व्हाइट कलर का चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे मैं कह सकता हूँ श्वेत चूर्ण। तो श्वेत चूर्ण जो होता है ये मेरा, ये क्या होता है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा मैग्नीशियम था जिसको मैं जला रहा हूँ, तो यहाँ से जो मेरा श्वेत चूर्ण प्राप्त हुआ है वही मेरा क्या है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्रिया हुई है। तो मैंने कहा कि जो संक्षिप्त रूप शब्द समीकरण के रूप में मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, तो संक्षिप्त रूप थी क्या है मेरा, शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण में मैंने क्या किया, पहले मैग्नीशियम को हिंदी में लिखा मैग्नीशियम और इसको बर्न किया है। अब ध्यान देना, यहां पर जब मैं जला रहा हूं, एयर की प्रेजेंट में भी जला रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। एयर का मतलब ओपन में जला रहा हूं और ओपन में एयर होती है और एयर ही क्या होती है भैया मेरी, O2 होती है। अब O2 के साथ मैंने मैग्नीशियम को जलाया, तभी तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो मैं कहता हूं मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और साथ में क्या बनाता है ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो मेरी क्या हो गई भैया, शब्द समीकरण हो गई। अब शब्द समीकरण हो गई, कोई बात नहीं है। तो शब्द समीकरण को मैंने बताया एक्टिविटी के माध्यम से, मैंने यहां पर दिखाया है एक्टिविटी 1.1 से, ठीक है भाई। तो ध्यान देना, स्क्रीनशॉट मारते रहना जगह जगह पर, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मुझे एक बात पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात मैंने पहले भी बताया था, ये मेरा जो एरो होता है ये किसको बताता है, इक्वल को बताता है। किसको बताता है भैया, इक्वल को बताता है। तो मैं कहता हूं, मेरे हाथ दिखाई दे रहे ना सभी को, ये वाला पार्ट इधर से देख लो या इधर से देख लो, ठीक है भैया। मेरा ये वाला हाथ क्या है, राइट हैंड, और ये क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहली बात मैं कहता हूं कि जब एरो के राइट साइड वाला पार्ट और एरो के लेफ्ट वाला साइड पार्ट, तो जो लेफ्ट साइड में होगा उसे मैं LHS बोलूंगा और राइट साइड वाले में RHS बोलूंगा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो होता है उसे मैं क्या कहता हूं भैया, रिएक्टेंट, या फिर मैं बोलूंगा अभिकारक, और इस वाले पार्ट को मैं बोलूंगा उत्पाद या प्रोडक्ट। इसके बारे में और भी कुछ जानोगे आप, लेकिन आपके लेवल में सिर्फ इतना ही है। आगे चल के जब बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे तो इसका पूर्ण विस्तार आप जान पाओगे कि रिएक्टिंग रीजेंट कौन सा होता है, या फिर एक्टिव ग्रुप कौन सा होता है हमारा, या मैं कह सकता हूं कौन सा आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, कौन सा क्रियाधारक होता है। ये खैर आगे लेवल की बात है, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपके लेवल की ये बात नहीं है। तो मैंने ये बताना था, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं। अभिकारक की डेफिनेशन अगर आपको देनी है, सीधी सीधी बात है भैया, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं भैया, हमारे अभिकारक। दूसरी बात और समझना, जब अभिकारक में हम एक से अधिक क्या लेते हैं भैया, प्रोडक्ट, सॉरी एक से अधिक प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, एक से अधिक रिएक्टेंट लेते हैं, तो उनके बीच में क्या लगाते हैं भैया, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट एक से ज्यादा संख्या में बनते हैं तो वहां भी प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, ठीक है भैया। तो LHS साइड वाला पार्ट मेरा क्या हुआ, अभिकारक, और RHS साइड वाला मेरा पार्ट क्या हुआ भैया, उत्पाद। इंग्लिश में रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वही मेरा क्या होता है, अभिकारक होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बन रहा है वही मेरा क्या है भैया, प्रोडक्ट है, ठीक है, या उत्पाद है। देखो ये बन के आ रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, श्वेत चूर्ण जो बन रहा है वो किसके बन रहा है, रिएक्शन के बाद ही बन रहा है ना। चलिए आगे मैं कहता हूं रासायनिक समीकरण को लिखना। तो रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम शब्द की जगह अणुसूत्र या क्या ले आए भैया, इनके सूत्र ले आए, तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाती है हमारी, बहुत उपयोगी हो जाती है, और क्या हो जाती है हमारी, आसान भी हो जाती है, ठीक है ना। कि हमें इतना बड़ा शब्द लिखना पड़ रहा है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का संकेत सीधा क्या होता है Mg, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन ना लिख के क्या लाएंगे O2। अच्छा यहीं कहीं होगा, हाँ ये रहा, देखो मैग्नीशियम और प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, O2, और साथ में क्या बन रहा है मेरा MgO।
तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि मैग्नीशियम O2 से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना रहा है भैया, श्वेत चूर्ण बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, श्वेत चूर्ण। वैसे मैंने देखो ऊपर लिख रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैं इसके नाम को नहीं लिख रहा हूं तो क्योंकि देख के चलेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है जब भी कोई रिएक्शन कर रहे हैं आप तो उसमें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी है। मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ पर देखना, मैग्नीशियम का इधर पहले O को देखेंगे, O के 2 हैं यहाँ पर, O का 1 है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होता है। अब रासायनिक समीकरण लिखने के बाद मेरा मेन पॉइंट ये आता है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। और रासायनिक समीकरण का महत्व समझने के लिए हमें जानना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें जो अभिकारक होते हैं और साथ में उत्पाद होते हैं, दोनों के अंदर तत्वों के जो कुल द्रव्यमान होते हैं वो अभिकारकों में भी और उत्पादों में भी क्या होने चाहिए भैया, समान होने चाहिए। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और लॉ ऑफ द मास ऑफ कंजर्वेशन, ये बताता है कि, ये इंग्लिश का वर्ड है मैंने जो बोला अभी, तो ये बताता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। चलो मैं अब आगे चलता हूँ इस वाले पार्ट से, तो इधर की तरफ जरा ध्यान देंगे। तो यहां पर जो मेरा पार्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, और मैंने इसमें डिफाइन भी किया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक वर्ड आता है, देखो उस वर्ड का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया गया है बट मैंने उसको डिफाइन किया है, कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या होती है, जो रिएक्शन हमारी क्या नहीं होती है भैया, बैलेंस नहीं होती है, अनबैलेंस अभिक्रिया होती है। तो मतलब संतुलित होने से पहले की अभिक्रिया जो होती है वो मेरी क्या कहलाती है, कंकाली रिएक्शन। क्या कहलाती है भैया, मेरी कंकाली रिएक्शन कहलाती है। तो कंकाली रिएक्शन को मैं क्या करता हूँ, फिर बैलेंस करता हूँ। क्या करता हूँ, बैलेंस करता हूँ, तब मेरी रासायनिक समीकरण क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है। तो चलिए भाई मैं जरा ध्यान देता हूं, यहां पर भी मैंने नोट पॉइंट बना के लिखा है, जो रासायनिक समीकरण मैंने शॉर्ट में लिखा है यहां पर, इसका मतलब रासायनिक समीकरण ही है, संतुलित नहीं होती कंकाली समीकरण कहलाती है। तो एक्टिविटी 2 से एग्जाम्पल मेरा जो है, देखो एक्टिविटी 2 जो है मैंने बतानी है आपको, उसमें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि वहाँ पर जो आप अभी आगे पढ़ोगे तो मैं इसकी रिएक्शन जैसे जिंक के लिए Zn यूज करूँगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 और जिंक सल्फेट के लिए मेरा ZnSO4 आएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर हाइड्रोजन मेरी गैस होगी जो रिमूव होगी। मैंने अभी कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट या किसी भी अम्ल के आगे, किसी भी चीज़ के आगे मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी है कि सॉलिड किसके लिए लगाते हैं, एक्वस किसके लिए लगाते हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा उसके बारे में। बट मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो H2SO4 लिया गया होगा एक्टिविटी में, वो DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, तनु लिया गया होगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल के आगे भी मैं तनु लगा सकता हूँ, तनु, ठीक है ना। ये तनु डाइल्यूट क्या होता है मैं अभी चर्चा करूँगा, पहले मैं टॉपिक अपना ये क्लियर करूँ। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है वो जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो मैंने एक्टिविटी 1 से भी एक एग्जाम्पल उठाया है क्योंकि इसमें जो ये रासायनिक समीकरण आई है ये बैलेंस है। Zn1 1, H2 है या H के भी 2 हैं, S का 1 है, S का 1 है, OK4 है, OK4 है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। मैंने एक्टिविटी 1 जो पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली एक्टिविटी 1 से ही था ये भी, मैग्नीशियम और क्या हमारा ऑक्सीजन और हमारा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हमने पढ़ाई थी ये वाली एक्टिविटी। तो इसमें जो हमारा आ रहा था तो मैं इसी को उठाकर वापस वहीं पर लेके जाता हूँ कि Mg प्लस O2 रिएक्ट करके मेरा MgO बना रहा है। तो क्या ये मेरी रिएक्शन बैलेंस है, अभी नहीं है। Mg मेरा सिंगल है, Mg सिंगल है, बट O के मेरे 2 हैं, यहाँ O का मेरा 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करता हूँ। तो बैलेंस से पहले मेरी ये बनती है कंकाली समीकरण। अब कंकाली समीकरण के बाद जब मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो बैलेंस करने पर मैंने क्या लगाया, MgO के आगे 2 लगा दिया है। तो MgO के आगे 2 लगाने के बाद मैं क्या कहता हूँ आपसे बताओ कि क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है, अभी भी नहीं है, क्योंकि O के तो हमारे क्या हो गए हैं भैया, यहाँ O के तो 2 हो गए, Mg के 2 हो गए, बट यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो चलिए मैंने आपको रिएक्शन बैलेंस करके दिखाई है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपके लेवल पर सिर्फ एक ही है जिसे मैं अनुमान विधि कहता हूँ,
और अनुमान विधि जो होती है उसे मैं बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलता हूँ भैया? हिट एंड ट्रायल विधि, जो मैंने यहाँ पर दिखाई भी है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, ये बात जो होगी आपकी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं इसे ज़रा रफ कर लेता हूँ। चलो देखेंगे भाई, DIL का मतलब दिल नहीं होता भाई, कभी दिल समझ बैठो। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये दिल है क्या? दिल नहीं है भाई। DIL का मतलब होता है भाई, इंग्लिश का ये वर्ड है डाइल्यूट होता है, और ग्रीक भाषा में 3 वर्डों से इसे जाना जाता है DIL। और कॉन्सनट्रेट को हम 3 वर्ड जो ग्रीक भाषा के हैं CON से जानते हैं। डाइल्यूट का अर्थ होता है तनु और कॉन्सनट्रेट का अर्थ होता है सांद्र। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ये 2 वर्ड भाई बहुत जाने पहचाने मिलेंगे आपको केमिस्ट्री में, तो हर रिएक्शन में कहीं कहीं ये लगे मिलेंगे, तो आप लोग इनके बारे में समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं इसलिए ही इसे पहले ही बता के चलता हूँ। डाइल्यूट का मतलब होता है, बस इतना मान के चलो, मान लो आपके पास क्या है, एक अम्ल है। क्या है भैया? अम्ल है। और अम्ल मैंने जो लिया है, ये मेरे 2 पात्र हैं, इन दोनों पात्रों में क्या है? मेरा अम्ल है। क्या है भैया? मेरा अम्ल। ठीक है बेटा, तो मैं कहना चाहता हूँ ये यहाँ तक अम्ल भरा है, इसमें एसिड भरा है। क्या भरा है? इसमें यहाँ तक एसिड भरा है, और मेरा एसिड भी कैसा है भैया? मेरा प्योर है। कैसा है भैया? प्योर। दूसरी बात मैं करता हूँ, इसके अंदर, इसमें भी मेरा एसिड भरा है, और ये भी क्या है? मेरा प्योर एसिड है। क्या है भैया? मेरा प्योर एसिड। ठीक है, मैंने क्या काम किया इसमें, इसका मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ? तनुकरण करता हूँ। मतलब इसमें मुझे वाटर मिलाना है, ये वाटर मिलाना है, तो वाटर मिलाने का मतलब मैं जिस प्रक्रिया के अंदर मिलाऊंगा इसमें उस तरह से मिलाना है ताकि मैं सुरक्षित रहूं। तो जैसे ही मैं वाटर मिलाता जाता हूँ इस प्रक्रिया में, तो मिलाते मिलाते मैंने इसमें इतना वाटर मिलाया कि मेरे विलयन का तल कितना हुआ? बस इतना हुआ है। और इसमें वाटर मैंने इतना मिलाया कि मेरे विलयन का तल इतना चला गया। तो आप लोग बताओ किस में वाटर ज़्यादा मिला? इस वाले में वाटर ज़्यादा मिला। अगर इस वाले में वाटर ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब कहता है ये कि ये मेरा विलयन इसकी अपेक्षा क्या होगा भैया? डाइल्यूट होगा। इसके अंदर क्या हुआ है? एसिड की मात्रा क्या है? इसकी कंपेयर में क्या है? ज़्यादा, क्योंकि इसमें कम वाटर मिला है। तो इसीलिए मैं इसे क्या बोलूँगा भैया? कॉन्सनट्रेट। इसे क्या बोलूँगा मैं भैया? डाइल्यूट। अर्थात मैंने कहने का मतलब यही होता है, तनु और सांद्र का मतलब होता है, तनु में मैं कह सकता हूँ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, तनु के अंदर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एसिड की मात्रा ज़्यादा और वाटर की, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और वाटर की मात्रा कम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? जैसे कुल मिला के बात यह है, हमने चाय बनाई है और चाय में मीठा बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? वो कॉन्सेंट्रेट हो गई। हमने उसके अंदर क्या किया है? पानी डाला और चीनी की मात्रा कम हो गई, तो उससे मैं बोलूँगा, जब मतलब पूरी मीठी नहीं लग रही है, थोड़ी फीकी सी है, तो उसे हम बोल देते हैं तनु है भाई, डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेशन चीनी की क्या है? कम है। और जब ज़्यादा है तो कह सकते हैं चीनी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। बात समझ में आती है? तो ये मेरा था डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का विषय। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा आपको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि जैसे मैं हिट और ट्रायल बताऊँगा उसी पे ही मैं ट्रिक दे दूँगा, आपको बार बार उस तरीके से चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे रफ करता हूँ सारे को, तब हम हिट एंड ट्रायल लाते हैं। चलो भाई, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और ये मेरा एग्जाम्पल होगा जिसमें मैं लूँगा हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये रिएक्शन है मेरी CaCO3 रिएक्ट विद HCl, तो ये फॉर्म करेगा मेरा CaCl2 प्लस क्या देगा? CO2, और साथ में क्या देगा भैया? मेरा H2O। ठीक है भाई, तो ज़रा रिएक्शन में ध्यान देना है हमें। क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? देख लेते हैं। Ca1 है, Ca1 है, C का 1 है, C का 1 है, O के 3 है, यहाँ 2 और 3 है। क्या H के बैलेंस है? नहीं है। Cl बैलेंस है? नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं स्टेप वाइज चलूँगा। पहला स्टेप मेरा क्या कहता है? सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा?
इनको ब्रैकेट में बंद कर लूँगा, या फिर मैं कह सकता हूँ इनको मैं बॉक्स में बंद कर लूँगा। मैंने इनको बॉक्स में बंद कर लिया है सभी को। स्टेप नंबर फर्स्ट है ये मेरा। तो बंद करने के बाद मैं सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ फिर भैया, देखो ज़रूरी नहीं है आप स्टेप बार बार दिखाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप सेकंड में मुझे लाना क्या है, मुझे पूरी रिएक्शन के अंदर LHS और RHS पार्ट में तत्वों के परमाणु की संख्या देखनी है। तो मैं एक टेबल लूँगा यहाँ पर, क्या लूँगा भैया, मैं एक टेबल लूँगा और ओहो तिरछी लाइन जा रही है भाई, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले लूँगा तत्व, मतलब आई मीन एलिमेंट, और इसमें लूँगा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, या नंबर ऑफ एटम मैं बोल सकता हूँ किसमें भैया, LHS वाले पार्ट में। और इसमें लूँगा मैं परमाणुओं की संख्या, किसमें भैया, RHS पार्ट में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला तत्व मेरा कैल्शियम है Ca, और इसमें इधर कितने एटम है हमारे भैया, एक, और इधर भी कितने, एक। दूसरा मेरा कार्बन आता है, कार्बन का भी परमाणु इधर एक है, किसमें पार्ट में भैया, LHS पार्ट में, और RHS में भी कितना है, एक है। फिर मैं कार्बन के बाद लाता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम इधर कितने हैं, 3 हैं, O3 है ना। और इधर आ जाते हैं हम, ओके 2 इधर हैं ये, और एक किधर है भैया हमारा, यहाँ है। तो टोटल गिनेंगे तो 2 और 1 3, टोटल गिन लेंगे सभी में, कभी सोचो एक सी में देखेंगे, ठीक है भैया, कितने हो गए, 3। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 बनाता है, CO2 प्लस जल रिमूव करता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इनको बॉक्स में बंद कर लिया है सभी को। दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूँ, हर पार्ट में एलिमेंट्स के नंबर देखूँगा कितने हैं। तो एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम मेरे LHS साइड में और प्लस RHS साइड में मैंने देखे हैं। तो LHS, हमारे पास जो LHS है, इसमें जो मेरे पार्ट होंगे, इसमें Ca का 1 है, LHS साइड में तो 1 है, उधर भी कितना है, 1 है। हमने C देखा, C एटम LHS साइड में कितना था, 1 था, इधर भी C का एटम कितना है, 1 है। ओके इधर कितने हैं भैया, 3 हैं, तो इधर भी ओके कितने हैं, 2 और 1 3 है। अब अगला पार्ट मेरा H आता है, H में इधर कितना पार्ट है भैया, 1 है, और इधर पार्ट मेरा कितना है भैया, 2 है। Cl में पार्ट इधर कितना है भैया, 1 है, और इधर पार्ट कितना है Cl में, 2 है। तो इसका मतलब क्या है भैया, मेरी जो रिएक्शंस आई है, मेरी जो कंकाली समीकरण है, मैं कह सकता हूँ इसे कंकाली समीकरण में बोलूँगा। मेरी कंकाली समीकरण में क्या दिक्कत है भैया, केवल मेरे हाइड्रोजन के और किसके भैया, क्लोरीन के एटम बैलेंस नहीं है। स्टेप नंबर थर्ड में मैं क्या करता हूँ, अपने HCl में, किसमें भैया, HCl में 2 से गुना करता हूँ। क्या करता हूँ भैया, गुना करता हूँ, और नई समीकरण प्राप्त करता हूँ। गुना करता हूँ लिख सकते हैं हम, गुना करता हूँ ये करके, ठीक है ना, गुना करके नई समीकरण प्राप्त करेंगे, थोड़ा ऐसा लिखेंगे, गुना करके नई समीकरण, ठीक है। तो कैसे बनेगी हमारी, तो मैं इसे लेके आता हूँ। जब मैंने लिखा है, पूरी रिएक्शन को ऐसे लिखते जाएंगे, CaCO3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करी है मैंने 2HCl, एरो का चिन्ह, उसके बाद मुझे क्या देखना है, CaCl2 प्लस CO2 और प्लस मेरा जल, वाटर H2O। अब देख लेते हैं, Ca का 1 है, C का 1 है, C का 1 है, O के 3 है, O के 2 और 1 3 है, H के 2 हैं, H के 2 हैं, Cl का 1 और इधर मल्टीप्लाई 2 हो गए तो Cl के 2 हैं। तो भैया मेरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। मैंने एक छोटी सी रिएक्शन आपको समझाई है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है। तो मैं आपको एक रिएक्शन और देता हूँ। देखो इतना वर्क मैंने आज आपको कराया है, अब आपको भी कुछ करना है। एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ और उसको क्या करके दिखाना है कल आपको
बैलेंस करके देखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगा, पर कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड पर एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, MnO2 सॉरी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिख देता हूँ। MnO2 प्लस HCl, एरो का चिन्ह MnCl2 प्लस, अब हमारा रिमूव होगा यहाँ से Cl प्लस H2O। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपको सबको बैलेंस करनी है, तो ध्यान देना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, वही ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, बॉक्स में बंद करने के बाद आपको क्या करना है, फिर वो टेबल बनानी है। टेबल बनाकर आपको एलिमेंट लिखना है। इधर परमाणु की संख्या किसमें, LHS में, इधर परमाणु की संख्या किसमें, RHS में। फिर हर एटम का आपको नंबर लिखते जाना है। अब आपको देखना है, पूरा कंपेयर करना है कि आपके एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा क्या है भैया, बैलेंस नहीं है, मतलब इसमें भी बैलेंस नहीं है और इसमें भी बैलेंस नहीं है, तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या कौन सी है, किसकी है। फिर उसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको देखना क्या बैलेंस हुई है नहीं हुई है, फिर दूसरा स्टेप अपनाएंगे। अगर आपसे होती है तो करना ज़रूर, नहीं तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स और धन्यवाद।